आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं साउथ की बहुत ही शानदार वेब सीरीज जिसका नाम है बिकता कवि। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत एक छोटे से जिले में बसे हुए अमीरी गिरी गांव से होती है और ये टाइमलाइन 1970 की होती है, जहां हम रंगदुम नाम के एक आदमी को देख पाते हैं। रंगदुम शराब के ठेके पर जाकर बहुत शराब पीता है। उसी दुकान के पास वीरणा नाम का एक आदमी होता है। वीरणा वहीं रंगदुम भी रोज जुआ खेलता है और हार जाता है। ऐसे ही एक दिन वीरणा रंगदुम से अपने दोस्तों के सामने कहता है कि तुम मुझसे रोज हारते हो, आज मैं तुम्हें एक ऑफर देता हूँ कि अगर तुम उस पहाड़ी वाले मंदिर पर जाकर लालटेन जलाओगे तो मैं तुम्हें अपना बकरा दे दूंगा, और अगर तुम हारे तो तुम्हें बस एक चवन्नी देनी पड़ेगी। जहाँ हमें पता चलता है कि रात होने के बाद गांव का कोई भी आदमी उस मंदिर पर नहीं जाता था। लोगों का मानना था कि जो भी शाम ढले उस मंदिर पर जाता था वो बचकर वापस नहीं लौटता था। मगर रंगदुम तो नशे की हालत में था और वो बकरे के लालच में अपने दोस्तों के साथ उस मंदिर पर पहुंच जाता है। मगर रंगदुम और उसके आदमी को उस मंदिर पर ऐसा कुछ नजर आता है जिसे देखकर ये सभी यहीं बेहोश हो जाते हैं। अब यहाँ से सीन चेंज होता है और हमें उस गांव के राजा को बताया जाता है। आज से 25 साल पहले महाराजा के बेटे की गांव में मृत्यु हो गई थी। इसी वजह से महाराजा अपने सफेद महल में रहने लगे थे, जो कि गांव से थोड़ा दूर है। ऐसे ही एक रात को पहाड़ी वाले मंदिर पर त्योहार मनाया जा रहा था। उसी दिन राजा के बेटे की मृत्यु हुई थी और यही कारण होता है कि सभी लोग उस मंदिर को शापित मानते हैं और उसी दिन से उस मंदिर की पूजा पाठ करना भी बंद हो गया। राजा हर साल अपने बेटे का पिंडदान करता है और आज भी वो ऐसा ही कर रहा होता है। तभी वहाँ पर राजा का दामाद रघुपति आता है। रघु कहता है कि महाराज श्री सलायम का प्रोजेक्ट अब समाप्त होने वाला है। इसके बाद उस डैम को छोड़ दिया जाएगा और सारा पानी अपने गांव में आ जाएगा, इसीलिए हमें तुरंत ही ये गांव खाली करना होगा। तभी वहाँ पर एक और आदमी आता है और वो राजा से कहता है कि गांव से गायब होने वाले लोगों की संख्या अब तक 32 हो चुकी है और दिन ब दिन ये संख्या बढ़ती ही जा रही है। मगर राजा बिना कुछ जवाब दिए ही वहाँ से चला जाता है। जहाँ हम देखते हैं कि राजा के महल के आगे गांव के कुछ लोग खड़े हुए हैं। जहाँ रंगदू की पत्नी महाराजा से कहती है, कल रात से ही मेरा पति गायब है। राजा अपनी प्रजा को सांत्वना देकर महल में अंदर चला जाता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम हैदराबाद में रामकृष्ण नाम के एक आदमी को देखते हैं। इसने अभी अभी अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था। यहाँ हमें पता चलता है कि रामकृष्ण का सपना एक डिटेक्टिव बनने का था। जहाँ शहर में अगर कोई भी घटना होती है तो पुलिस वाले सबसे पहले रामकृष्ण को ही बुलाते हैं, जहाँ वो एक केस सोल्व करने आया हुआ था। और यहाँ रामकृष्ण तुरंत लाश को देखकर बता देता है कि यह मर्डर है या सुसाइड है। और इस काम के लिए रामकृष्ण को पुलिस वालों से थोड़े बहुत पैसे भी मिल जाते हैं, जिससे उसका खर्चा चलता रहता है। इसी टैलेंट की वजह से हैदराबाद का नवाब आदम खान उसे बहुत ज्यादा मानने लगता है। वहीं रामकृष्ण के प्रोफेसर का नाम वेणुगोपाल होता है। जहां वेणुगोपाल और रामकृष्ण स्टूडेंट टीचर से बढ़कर एक बहुत अच्छे दोस्त भी होते हैं। ये दोनों रामकृष्ण की माँ के लिए साड़ी खरीदने के लिए एक साड़ी दुकान पर जाते हैं। तभी वहाँ जोरों की बारिश होने लगती है। भी रामकृष्ण वेणुगोपाल को वहीं छोड़कर अपने घर की तरफ निकल जाता है। अगली सुबह वेणुगोपाल के पास उसके गांव से एक लेटर आता है, जहां वेणुगोपाल अपने गांव के हालातों को देखकर बहुत ज्यादा चिंतित हो जाता है। उस पत्र में ये लिखा हुआ था कि अब तक गांव से 32 लोग गायब हो चुके हैं। अभी वहां पर रामकृष्ण भी आ जाता है, जहां वेणुगोपाल रामकृष्ण से गुस्से में कहता है, कल तुम बिना पैसे दिए कहाँ चले गए थे? साड़ी के 50 रुपए मुझे देने पड़े। अभी रामकृष्ण वेणुगोपाल को बताता है कि मेरी माँ को उम्र फोबिया है, उसे बरसात से बहुत ज्यादा डर लगता है। इसी वजह से बारिश शुरू होते ही मैं तुरंत अपने घर चला गया। अब वेणुगोपाल अपना गुस्सा शांत करके अपने गांव के हालातों के बारे में उसे बताने लगते हैं। वो कहते हैं कि हमारे गांव में एक समस्या हो गई है और मैं ये चाहता हूँ कि तुम उस गांव में जाकर उस समस्या को देखो कि आखिर हो क्या रहा है वहाँ, और उस समस्या को जड़ से खत्म करो। उसके बदले वहाँ के महाराजा तुम्हें अच्छा खासा इनाम भी देंगे। अब रामकृष्ण वेणुगोपाल से कहता है कि मैं अपनी माँ को छोड़कर नहीं जा सकता। इसी बीच उसकी माँ की तबीयत और ज्यादा खराब हो जाती है। रामकृष्ण उसकी माँ को हॉस्पिटल में एडमिट करवाता है, जहाँ उनके इलाज में पैसे भी चाह रहे थे। मजबूरी में आकर रामकृष्ण वेणुगोपाल के गांव जाने के लिए तैयार हो जाता है। अब रामकृष्ण अमीरीगिरी के लिए निकल जाता है
और इसी दौरान रास्ते में रामकृष्ण की मुलाकात एक लक्ष्मी नाम की खूबसूरत लड़की से होती है जो अपनी कार से आ रही थी। रामकृष्ण को पैदल आता हुआ देख वो अपनी कार रुकवा लेती है और उसे अपने गांव के लिए लिफ्ट दे देती है और उसकी बुक से हमें पता चलता है कि वो फिलोसोफर है। अब रामकृष्ण गांव के महाराजा के पास पहुंचता है और महाराजा को वेणुगोपाल का लेटर दिखाते हुए कहता है। वो महाराज से कहता है कि मुझे वेणुगोपाल जी ने भेजा है। उन्होंने कहा है कि इस गांव में कोई समस्या है और मैं उस समस्या को सोल्व करने आया हूँ। मगर राजा तो कहते हैं कि हमारे गांव में कोई प्रॉब्लम नहीं है और तुम चुपचाप यहाँ से अपनी बस पकड़कर निकल जाओ। अब रामकृष्ण वापस बस स्टॉप आ जाता है और बस का इंतजार करने लगता है। तभी रामकृष्ण के पास एक छोटी सी लड़की आती है और वो रामकृष्ण से कहती है कि क्या तुम मेरे पिताजी को ठीक कर सकते हो, वो मुझे भूल चुके हैं। ये बात सुनकर रामकृष्ण को अपने पिता की याद आ जाती है। रामकृष्ण ने कभी भी अपने पिता को नहीं देखा, जहाँ बचपन से लेकर आज तक उसकी माँ ने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। अब रामकृष्ण उस बच्ची से कहता है कि चलो मुझे अपने पिताजी के पास लेकर चलो। अब बच्ची रामकृष्ण को एक मंदिर में लेकर जाती है और उस मंदिर की खिड़की से उसे अंदर झांकने के लिए कहती है। जहाँ रामकृष्ण उस खिड़की से अंदर झांकता है तो वो अचंभित रह जाता है। उस खिड़की के अंदर तो बहुत सारे आदमी थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि उन आदमियों को कुछ याद नहीं हो, वो सब कुछ भूल गए हो। इसके बाद हमें रत्नम नाम के एक मास्टर को दिखाया जाता है। रत्नम बच्चों को पढ़ा रहा था। साथ ही पढ़ाते हुए रत्नम किसी चीज से डर भी रहा था। उसे ऐसा फील होता है जैसे कि कोई उसे छुप छुप कर देख रहा है। तभी हम राम को देखते हैं कि वो उसी मंदिर में सो गया था। वो मन में ठान लेता है कि गांव की समस्या का पता करके ही वो यहाँ से जाएगा। अब रामकृष्ण पंडित जी से वहाँ नहाने धोने की परमिशन लेता है और वो पास ही के बने एक कुंड में नहा लेता है। जैसे ही रामकृष्ण उस कुंड से नहाकर निकलता है तो वहाँ देव्या नाम का एक पागल आदमी आता है। देव्या रामकृष्ण से कहता है कि तुम ही आए हो ना यहाँ इस गांव की समस्या को दूर करने, अब सब कुछ सही हो जाएगा। इतना कहकर देव्या हंसते हुए वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद राम उस पंडित से पूछता है आखिर इस गांव में समस्या क्या है। पंडित रामकृष्ण को बताता है कि हमारे गांव का जो भी आदमी जंगल की तरफ जाता है तो वो अपना अतीत भूल जाता है। पुजारी रामकृष्ण से कहता है कि बेटा ये हमारे गाँव पर देवी माँ का श्राप है, तुम इसमें मत उलझो। 2-4 दिन यहाँ रुको और फिर यहाँ से चले जाना, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। इसके बाद राम सीधा उस गांव के थाने में पहुँच जाता है। थाने में मेन पटेला था। उससे रामकृष्ण कहता है कि मुझे हैदराबाद सरकार की पुलिस ने यहाँ भेजा है और आपके महाराज के लोगों ने भी वहाँ आकर मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि मैं यहाँ आऊँ और गांव की समस्या को हल करूँ। इतना कहकर रामकृष्ण उस पुलिस वाले से गांव की डिटेल्स लेने लगता है। पटेला उसे बताता है कि आज से लगभग 25 साल पहले उस पहाड़ी वाले मंदिर पर एक हादसा हुआ था, जिसके बाद उस मंदिर को बंद कर दिया गया। जिन लोगों ने उस मंदिर के पास जाने की कोशिश की तो वे लोग वहीं बेहोश हो जाते हैं और जागने के बाद अजीब सा बिहेव करते हैं। जो कोई भी वहां जाता उन सबके साथ यही होता है। गांव के मंदिर में 21 लोगों को बंदी बनाकर रखा गया है। साथ ही अपना नाम की एक वेश्या को गांव के बाहर बंदी बनाकर रखा गया है क्योंकि वो अपवित्र है। अब रात होते ही राम और पटेला उस वेश्या रत्ना से मिलने जाते हैं। वो उन्हें कुछ खाने पीने के लिए देने जाते हैं। तभी लक्ष्मी वहाँ रत्ना के लिए खाना लेकर आती है, जहाँ पटेला और रामकृष्ण लक्ष्मी को वहाँ देखकर पेड़ के पीछे छिप जाते हैं। तो फिर वे लोग बाहर आ जाते हैं और वहीं लक्ष्मी से बातें करने लगते हैं। अब लक्ष्मी से बातें करते हुए राम को एहसास होता है कि उन्हें कोई देख रहा है। फिर ये सभी लोग रत्ना को उसकी झोपड़ी में लेकर जाते हैं। लक्ष्मी रत्ना की साफ सफाई करती है, जहाँ राम की नजर रत्ना के हाथ पर बने एक अजीब से निशान पर पड़ती है। रत्ना के हाथ पर चांद की तरह कुछ निशान बना हुआ था। राम उसे बहुत गौर से देखता है। तभी वो पटेला से कहता है कि यहाँ जरूर कोई आया था, मगर रत्ना को तो पढ़ना लिखना आता नहीं था, इस वजह से उसने अपने हाथ पर निशान बनवा लिया। रत्ना हमें कुछ बताना चाहती है। दूसरे दिन हम उसी मास्टर को देखते हैं जो राजा के पास आया हुआ था। मास्टर राजा से कहता है कि अब मैं इस गांव में और नहीं पढ़ा सकता। मुझे अजीबोगरीब चीजें दिखाई देती हैं और गांव के 32 लोगों पर उस अजीब गरीब दिखने वाली चीज का असर हो चुका है। यहाँ राजा मास्टर से कहते हैं कि तुम ही हमारे गांव के एक लौटे मास्टर हो, अगर तुम ही चले गए तो बच्चों को शिक्षा कौन देगा। जहाँ बच्चे भी मास्टर जी को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। तभी यहाँ पर लक्ष्मी, पटेला और राम भी आ जाते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि लक्ष्मी राजा की नातिन होती है, यानी कि रघुपति की बेटी।
जहाँ राजा राम को देखकर कहते हैं कि क्या तुम अभी तक गए नहीं? बहुत सारे लोग यहाँ पर पागल हो चुके हैं और तुम अब पागल मत बनो, अपनी जान खतरे में मत डालो। मगर लक्ष्मी के रिक्वेस्ट करने पर राजा राम को 48 घंटे का समय दे देते हैं ताकि वो इस रहस्य से पर्दा उठा सके। इसके बाद राम मास्टर को साइकिल से जाते हुए देखता है और पटेला से कहता है कि जब हम कल रत्ना को देखने गए थे तो मुझे वहाँ किसी के होने का एहसास हुआ था। शायद से वहाँ कोई साइकिल से जा रहा था, हो सकता है कि वो साइकिल मास्टर की ही हो। अब यहाँ राम को उस पर शक हो गया था, इसीलिए वो चोरी चुपके मास्टर के घर जाते हैं और उसके घर की तलाशी लेने लगते हैं। जहाँ मास्टर के घर पर राम को एक लेटर मिलता है। जब राम उस पत्र को खोलता है तो उसे पता चलता है कि यह तो एक प्रेम पत्र है, जहाँ ये मास्टर वेश्या रत्ना से प्रेम करता है। इसी दौरान मास्टर घर पर आ जाता है। अब राम मास्टर से कहता है कि तुमने तो रत्ना से प्रेम किया है और अब जब उसकी हालत खराब है तो तुम गांव छोड़कर जाना चाहते हो। अब मास्टर बताता है कि कल रात मैंने देखा कि उसकी देखरेख के लिए तो बहुत सारे लोग हैं, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं अब यहाँ से चला जाऊंगा। से भी इस गांव में किसी को कुछ नहीं पता कि यहाँ क्या हो रहा है। जब गाँव वालों को हकीकत पता चलेगी तो कोई भी इस गाँव में नहीं रुकेगा। पहले ही इस गाँव में इतने सारे हादसे हो गए हैं, यह गाँव अब पहले जैसा नहीं रहा। मास्टर राम से कहता है कि आज रात तुम मुझे नदी के पास मिलना, मैं तुम्हें इस गांव के बारे में कुछ बताऊंगा। रात के समय राम जब नदी के किनारे आता है तो वो देखता है कि उस नदी में रात में कुछ नाव चल रही हैं, मगर बहुत देर इंतजार करने के बाद भी मास्टर राम से मिलने नहीं आता। अब अगली सुबह राम पटेला से मिलता है और पटेला और राम दोनों ही जंगल की तरफ निकल जाते हैं। उस जंगल में उन्हें मास्टर मिलता है जो अपनी याददाश्त भूलकर पागल हो चुका था। अब गांव वाले मास्टर पर भी वही रिचुअल करके उसे भी उन्हीं लोगों के साथ मंदिर में बंद कर देते हैं जहाँ उन्होंने बाकी लोगों को बंद किया हुआ है। इसके बाद राम पटेला से कुछ रिपोर्ट्स मंगवाता है और उन्हें पढ़ने लगता है। इस रिपोर्ट में राम को पता चलता है कि आज से लगभग 25 साल पहले उस मंदिर पर एक बहुत ही शानदार त्योहार मनाया गया था, जहाँ अचानक से बारिश शुरू हो गई थी और उस बारिश में लगभग 106 लोगों की जान चली गई थी। गांव में लोगों को ये बात हजम नहीं हो रही थी कि बारिश से कोई कैसे मर सकता है। कई सारे ऑफिसर्स ने इस केस को पढ़ा लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगा। गांव वालों का मानना था कि यह देवी माँ का प्रकोप है और उनके हिसाब से इन जंगलों में कुछ बुरी आत्माएं घूम रही हैं। अब ये सब कुछ पढ़कर रामकृष्ण उस जंगल में जाने की सोचता है। पटेला उसे जाने से बहुत मना करता है लेकिन रामकृष्ण नहीं मानता। अब राम जंगल की तरफ जाने लगता है तो उसे उस जंगल में 4 लोग दिखाई देते हैं जो लकड़ियां काट रहे होते हैं और वे तुरंत ही बेहोश हो जाते हैं। अब राम पटेला से आकर ये सब बातें कहता है कि मुझे पहले लगा था कि ये सब काम किसी आदमी का है, मगर मैंने उन 4 लोगों को अपनी आंखों के सामने बेहोश होते हुए देखा। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, मैं भी तो वहाँ था, मैं क्यों बेहोश नहीं हुआ, ना ही मैं पागल हुआ। इसके बाद राम तुरंत ही पहाड़ी वाले मंदिर पर जाकर उसे देखता है। तभी वहाँ पर रवैया नाम का वही पागल आदमी आता है। यहाँ रवैया राम से कहता है कि देखो ऊपर से कोई आ रहा है, लेकिन राम को रवैया की कोई बातें समझ नहीं आ रही थी और रवैया उससे और भी अजीबोगरीब बातें करने लगता है। अगर राम को तो कुछ समझ नहीं आता तो रवैया वहाँ से चला जाता है। इधर गांव में पंचायत बैठी और वे राम से कहते हैं कि तुम गांव में नए हो, तुम्हें हमारे गांव के रीति रिवाज कुछ नहीं पता, तुम क्यों रात में जंगल गए। रात के समय उस जंगल में जाना मना है। जहां राम पंचायतों से कहता है कि तुम मना करो या तुम्हारी देवी माँ, मैं उस राज को जान कर रहूंगा। तभी गाँव वाला एक आदमी राम पर पत्थर फेंक कर मारता है, इससे राम के माथे पर थोड़ी सी चोट आ जाती है, जहाँ पूरे गाँव वाले राम के ऊपर टूट पड़ते हैं, मगर पटेला उसे वहाँ से बचा कर निकाल ले जाता है। इधर रघुपति अपनी बेटी लक्ष्मी से कहता है कि हमें पता चला है तुम उस शहर से आए लड़के के साथ घूम रही हो, तुम्हें हमारी इज्जत का ख्याल है या नहीं। रघु लक्ष्मी से कहता है तुम अपने कपड़े पैक करो, हम आज ही श्रीशैलम जा रहे हैं। जहां हम देखते हैं कि लक्ष्मी की मां पैरालाइज हो चुकी हैं। अब यहाँ लक्ष्मी अपने पिता की बातों को इग्नोर करते हुए उसी रात राम से मिलने जाती है और जहाँ लक्ष्मी और राम जंगल के अंदर आग जलाकर बैठते हैं। अब राम लक्ष्मी से कहता है कि क्या कोई भी आदमी अचानक से अपनी याददाश्त भूल सकता है। इस पर लक्ष्मी कहती है कि साधारण केसों में तो ये संभव नहीं है, मगर हाँ अगर किसी के सिर पर चोट मारी जाए और हार्मफुल केमिकल की खुशबू आए तो ये संभव है। राम लक्ष्मी को बताता है कि मुझे नोमिया है, मुझे किसी भी चीज की खुशबू नहीं आती। शायद ये वजह भी हो सकती है कि मैं उस रात बेहोश नहीं हुआ, ना ही मेरी याददाश्त गई। तभी राम और लक्ष्मी को एक पेड़ के आसपास बहुत सारी तितलियां चक्कर लगाते हुए नजर आती हैं।
अब जब ये दोनों उस चीज को पास देखने के लिए जाते हैं तो लक्ष्मी वहीं बेहोश हो जाती है, जहाँ राम लक्ष्मी को तुरंत अपने कंधे पर उठाकर हॉस्पिटल ले जाने लगता है। तभी रास्ते में राम को वीरणा मिलता है, जहाँ राम वीरणा से लक्ष्मी को हॉस्पिटल ले जाने के लिए हेल्प मांगता है। इस पर वीरणा राम से कहता है कि इसका इलाज किसी हॉस्पिटल में नहीं है बल्कि मेरे पास है, तुम इसे मेरे साथ लेकर चलो। इसके बाद ये तीनों गाड़ी में बैठकर वीरणा के घर पहुंच जाते हैं, जहां वीरणा एक दवाई इंजेक्शन में लेकर लक्ष्मी को लगाता है। इस दवाई को वीरणा ने बहुत ही संभाल कर रखा होता है। अब राम देखता है कि वीरणा के घर पर वही पत्थर होता है जिससे सुबह उसे मारा गया था। वहाँ वीरणा ने उस पत्थर से खून का सैंपल भी चेक किया था। अब राम वीरणा से पूछता है कि यह सब क्या हो रहा है, जहाँ वीरणा राम को मारने लगता है और उसे जख्मी कर देता है। वीरणा बताता है कि आज रात उस फूल से जो खुशबू आएगी उससे सभी लोग बेहोश हो जाएंगे, क्योंकि आज पूर्णिमा की रात है। साथ ही गांव के सभी लोग पागल हो जाएंगे। इसके बाद राम जैसे तैसे करके वीणा के चंगुल से बचकर निकल जाता है और लक्ष्मी को लेकर वो गांव के एक साइड आ जाता है, जहां राम देखता है कि सभी गांव वाले बेसुध हालत में कहीं जा रहे होते हैं। इसके बाद राम लक्ष्मी को एक सुरक्षित जगह पर छोड़कर उस जंगल की तरफ जाने लगता है, मगर फिर से वीरणा वहां आ जाता है और वो राम को रोकने की कोशिश करता है। जहां राम और वीरणा के बीच जोरों की लड़ाई होती है। राम वीरणा को बांधकर कार में पटक देता है और उस कार को उसी पेड़ के पास जला देता है जहां से ये खुशबू आ रही थी। वीरणा और वो पेड़ जलकर राख हो जाता है और उस पेड़ के जलते ही गांव के सभी लोग नॉर्मल होने लगते हैं। अगली सुबह राम राजा के पास जाता है और वो राजा से कहता है कि मैंने उस पेड़ को तो जला दिया, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि उस बीमारी का एंटीडोट वीरणा के पास कैसे आया। वीरणा ये चाहता था कि पूरे गांव वाले मारे जाएं। आखिर क्या दुश्मनी है वीरणा की इस गांव से। जहां राजा साहब राम को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। वो राम से कहते हैं कि तुमने गांव की मुसीबत को खत्म किया है, शायद तुमने मेरी भी मुसीबत खत्म कर दी। अब राजा अपनी बेटी की कहानी सुनाता है, जहां वो बताता है कि राजा का एक बेटा था जो लंदन पढ़ने गया था। पढ़ाई खत्म करके वो गांव वापस आया, जहां उसने एक आदिवासी लड़की से विवाह कर लिया। हाँ, राजा का बेटा एक दिन मर रहा होता है और वो राजा के कान में कुछ कहता है कि किले के पूर्व की ओर। इतना कहते ही वो दम तोड़ देता है और राजा कहता है कि वही सवाल आज तक मेरे जहन में घूम रहा है। मैंने किले के पूर्व का पूरा हिस्सा छान मारा, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आया कि आखिर वो कहना क्या चाह रहा था। कुछ ही दिनों में श्रीशैलम का प्रोजेक्ट तैयार हो जाएगा और मेरे बेटे का राज वहीं दफन हो जाएगा। इसके बाद राम राजा के पुराने महल में जाता है, जहां वो कुछ सबूत ढूंढ सके। जहां राम को राजा के पुत्र महादेव और उसकी पत्नी की फोटोज मिलती हैं। खेल तो अब शुरू होगा, जहां हमें पता चलता है कि महादेव कोई और नहीं बल्कि राम का ही पिता होता है, क्योंकि महादेव के बगल में ही उसकी माँ की भी फोटो थी। जहां ये हुआ था कि महादेव के मरने के बाद राम की माँ गांव छोड़कर हैदराबाद चली गई थी। इसके बाद पटेला राम को उस जले हुए पेड़ के पास लेकर जाता है, मगर वहां वीणा की लाश नहीं मिलती, यानी कि वो अभी भी जिंदा हो सकता है। अभी वहां पर एक आदिवासियों का समूह आता है, जहां उन समूह का मुखिया पशुपति भी था। पशुपति राम से कहता है कि तुमने व्यर्थ में ही एक पेड़ की जान ले ली। यह तो देवी माँ का श्राप है जो तुम लोगों पर कहर बनकर बरस रहा है। तभी राम नोटिस करता है कि पशुपति के छाती पर एक टैटू बना हुआ है। सही सेम टैटू राम के सीने पर भी है, लेकिन वो अधूरा है। इसके बाद राम उस महल के पूर्व में छानबीन करने लगता है। अभी राम नोटिस करता है कि कोई तो है जो उसका पीछा कर रहा है। राम उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो आदमी भाग निकलता है और ये आदमी कोई और नहीं बल्कि रघुपति का ही एक आदमी होता है। इसके बाद राम पटेला के साथ मिलकर पशुपति से मिलने जाता है और उससे महादेव के बारे में पूछता है, क्योंकि असल में राम के पिता थे। हाँ, पशुपति राम को बताता है कि उस राजा के बेटे महादेव ने हमारी बेटी से विवाह किया, मगर उसने हमारे रीति रिवाजों को ठुकरा दिया। इसी वजह से देवी माँ ने उसे श्राप दिया। अब राम पशुपति की बातें सुनकर वहाँ से आ जाता है, जहाँ रास्ते में राम पटेला से कहता है कि तुम मानो या न मानो, रघुपति और वीणा के बीच कुछ तो कनेक्शन है। उस रात जिस रात वीणा पूरे गांव को पागल कर देना चाहता था, उसी रात रघुपति अपनी फैमिली के साथ यहाँ से जाने वाला था। साथ ही वीणा के पास एंटीडोट भी है, लेकिन वो किसी को नहीं देता था। मैं सिर्फ वो एंटीडोट लक्ष्मी को ही दिया। ऐसा क्यों हुआ, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। यह सुनकर तो पटेला भी सोच में पड़ जाता है। इसके बाद राम महाराजा के पास जाता है और कहता है कि मुझे आपके बेटे महादेव के बारे में कुछ डिटेल में जानना है।
इससे मुझे चीजों को समझने में आसानी होगी। अब राजा राम को बताने लगते हैं और सीन पास्ट में चला जाता है, जहां हम देखते हैं कि महादेव लंदन से अपनी पढ़ाई पूरी करके गांव आया हुआ था। पूरे गांव वाले और परिवार वाले बहुत खुश थे। तभी महादेव को ये पता चलता है कि महादेव की बहन यशोधरा यानी कि राजा की बेटी रघु नाम के लड़के से प्यार करती है। जहाँ महादेव अपने पिता राजा को समझा बुझाकर रघुपति और अपनी बहन की शादी करवा देता है। इधर महादेव और गौरी बचपन से ही एक दूसरे से प्यार करते थे। जहां महादेव ने गौरी से वादा किया था कि मैं आकर तुमसे शादी करूंगा, लेकिन राजा उसकी शादी के खिलाफ थे। इसीलिए महादेव गौरी को जंगल में ले जाता है और वो राजा से ये कहकर जाता है कि मैं अपनी आगे की जिंदगी उसी जंगल में गुजारूंगा। कुछ सालों बाद महादेव और गौरी को एक बच्चा होता है और वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि राम ही है। उस बच्चे की वजह से महाराजा महादेव को अपना लेते हैं। बच्चे की खुशी में महादेव और गौरी मंदिर में पूजा रखते हैं तो गांव के सभी लोग उसमें शामिल होते हैं और उस कबीले के लोग भी शामिल होते हैं जो गौरी के घर वाले थे, और उनकी परंपरा के हिसाब से उस बच्चे के सीने पर टैटू बनवाने लगते हैं। पर तभी वहाँ पर महादेव आ जाता है और कहता है कि यह बहुत ही छोटा बालक है, इसे इतना दर्द मत दो, कितने जाहिल हो तुम लोग। न कहकर वो बच्चे को अपने हाथ में ले लेता है और वहाँ से चला जाता है। पशुपति वहाँ देवी माँ से माफी मांगने लगते हैं। वो कहते हैं कि हे देवी माँ, हमें क्षमा कीजिए, वो तो बच्चा है, उसे कुछ समझ नहीं आता। पर उसी रात बारिश हुई और गांव में लगभग 106 लोग मारे गए। जहां राजा को महादेव बहुत ही नाजुक हालत में मिला। राजा ने महादेव को बचाने की बहुत कोशिश की। तभी मरने से पहले उसने राजा के कान में यह कहा कि महल के पूर्व में। तभी हमें रघुपति के बारे में कुछ पता चलता है कि रघुपति ने यशोधरा के साथ में प्यार का नाटक करा ताकि उसके पूर्वजों की जमीन जायदाद हड़प सके। साथ ही रघुपति ने ही यशोधरा को आज से 25 साल पहले पैरालाइज किया था। जब भी रघुपति को गुस्सा आता तो वो अपना गुस्सा यशोधरा पर निकालता। उसी टाइम लक्ष्मी ये सब कुछ देख लेती है, वो शोक में चली जाती है। जहाँ लक्ष्मी अपनी माँ के पास आकर कहती है, मुझे ये तो पता था कि मेरे पिता अच्छे इंसान नहीं हैं, लेकिन मुझे अब पता चला कि वह तो इंसान ही नहीं है। दूसरी तरफ रघुपति उस मंदिर में चोरी चुपके जाने लगता है जहाँ वीणा इस मंदिर में पहले से ही मौजूद था, यानी कि राम और पटेला की बातें सच थी। ये दोनों मिलकर गांव की बर्बादी करना चाहते हैं। इधर राम को राजा की एक बात याद आती है। इधर राम ने राजा से पूछा था उस दिन उस हादसे में कौन बचा था। हाँ, राजा कहता है कि देव्या बचा था, लेकिन वो उस हादसे के बाद से ही पागल हो गया। इसके बाद राम रवैया को लक्ष्मी के साथ कहीं ले जाता है और वो लक्ष्मी की हेल्प से रवैया को शॉक देने लगता है। 2-3 बार करंट के झटके देने के बाद रवैया सही हो जाता है। रवैया को अपना नाम याद आ जाता है और राम उससे पूछता है कि मुझे बताओ उस रात क्या हुआ था। जहाँ रवैया राम को बताता है कि उस रात सभी मंदिर के पास पहुंचकर उत्सव मना रहे थे, वहाँ गौरी भी थी। तभी वहाँ पर अचानक से बारिश शुरू हो गई। जहाँ रवैया बताता है कि वो बारिश कोई साधारण बारिश नहीं थी, वो एक एसिड वर्षा थी। वहाँ जितने भी लोग थे वे सभी मारे गए। मगर उस वक्त गौरी राम कृष्ण और रवैया मंदिर के अंदर थे, इसीलिए वे लोग बच जाते हैं। और उस भयानक दृश्य को देखकर रवैया पागल हो गया। यही कारण है कि गौरी यानी कि तुम्हारी माँ उसे बारिश होते हुए दिखाई देती है तो वो पागल हो जाती है। रवैया बताता है कि शादी से पहले तुम्हारी माँ और पिता पूर्व वाले कुएं के पास जाकर मिला करते थे जो महल के पूर्व में है। राम उस महल के पूर्व वाले कुएं में जाकर छानबीन करता है। यहाँ कुएं के एक पत्थर पर राम लिखा होता है। राम उस पत्थर को निकालता है तो उसके अंदर उसे एक बैग मिलता है। राम उस बैग को राजा साहब के पास ले जाता है और वो उसमें कुछ पेपर्स देखता है। उस पेपर्स में कुछ केमिकल्स के फॉर्मूले होते हैं। जहाँ रघुपति के आदमी उस बैग को हासिल करने के लिए उस महल में आते हैं। अब रामकृष्ण उन्हें पकड़ने की कोशिश करता है, मगर वे राम को मारकर बैग लेकर वहाँ से भाग निकलते हैं। रामकृष्ण यहाँ बहुत ही ज्यादा घायल हो चुका था। वहीं राजा साहब को भी कुछ काम की वजह से दूसरे गांव जाना पड़ता है। राजा के महल में ना होने का फायदा उठाकर रघुपति और उसके आदमी महल में जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता चलता है कि राम ने उस बैग में फेक पेपर्स रखे थे। इसीलिए रघुपति को दोबारा से अपने आदमियों को भेजना पड़ा। इस बार रघुपति खुद उनके साथ आया हुआ था। ये लोग राम को डराने धमकाने लगते हैं। वो कहते हैं कि हमें वो बैग वापस दे दो। उसी वक्त राजा साहब भी वापस महल आ जाते हैं।
जहां राजा साहब रघुपति के आदमियों को बंदूक से मार डालते हैं और रघु को अपने कब्जे में कर लेते हैं। अब रघुपति समझ जाता है कि यह राजा और राम का नाटक था। अब रघुपति को रंगे हाथ पकड़ने के लिए राजा कहते हैं कि रवैया ने मुझे पहले ही बता दिया है कि राम मेरा पोता है। अब राजा रघुपति से कहता है कि तुम उस बेग को क्यों चुराना चाहते थे। अब रघुपति के पास कोई चारा नहीं होता, उसे सब कुछ बताना पड़ता है। यहाँ से कहानी फिर से पास्ट में जाती है, जहाँ रघुपति बताता है कि जब महादेव लंदन से वापस भारत आया तो एक दिन रघुपति और महादेव हैदराबाद के नवाब से मिलने पहुँचे। महादेव नवाब आदम खान से कहता है कि हमारे गाँव में अच्छे से वर्षा नहीं होती। मैंने लंदन में बारिश के बारे में रिसर्च की है। मुझे उस रिसर्च से पता चला है कि हम आर्टिफिशियल वर्षा करवा सकते हैं। महादेव बताता है कि मैंने एक केमिकल फॉर्मूला तैयार किया है। उस फॉर्मूले को अगर आसमान में जाकर डाला जाए तो वर्षा हो जाएगी। इसके लिए मुझे आपके प्लेन की जरूरत होगी। उस समय तो नवाब आदम खान हाँ कर देता है, मगर अगले ही दिन वो रघुपति को अकेले मिलने के लिए बुलाता है। यहाँ नवाब रघुपति से कहता है कि देखो रघु, महादेव तो गांव में वर्षा करवाकर गांव वालों के लिए भगवान बन जाएगा, लेकिन तुम्हें क्या मिलेगा? अगर तुम उस फॉर्मूले को हटवा दो तो मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा, साथ ही तुम्हें पॉलिटिक्स पार्टी में भी आने का मौका मिलेगा। के बाद नवाब रघु को एक साइंटिस्ट से मिलवाता है। वो कोई और नहीं बल्कि वीरणा होता है। अभी वहाँ पर गांव का एक आदमी पहुँच जाता है तो वो राजा साहब से कहता है कि गांव में घर जल रहे हैं। ये सुनकर सभी लोग गांव की तरफ भाग निकलते हैं और इसी बीच वीणा लक्ष्मी को जख्मी करके रघुपति के पास ले जाता है। तभी हमें पता चलता है कि नवाब आदम खान तो पाकिस्तान से मिला हुआ है और वो पाकिस्तान के एक बंदे से कहता है कि हमारा एक साथी है जिसका नाम जोसेफ है, उसने एक फार्मूला निकाला है। अगर उस फार्मूले को किसी पेड़ में इंजेक्ट किया जाए तो उस पेड़ से अजीब सी खुशबू आएगी। उस खुशबू को सूंघने के बाद लोग पागल हो जाते हैं, साथ ही उनकी याददाश्त भी चली जाती है। जोसेफ ने उसका एंटीडोट भी बना लिया है। इसी फॉर्मूले को हम बॉर्डर पर इस्तेमाल करेंगे और इंडियन आर्मी को पागल कर देंगे और वो बारिश वाली फाइल भी जल्दी हमारे हाथ लग जाएगी। दूसरे ही दिन रामकृष्ण अपनी माँ को गांव बुलाता है और महादेव की कब्र खोदने लगता है। तब गौरी को यहाँ ये बात पता चलती है कि उसका पति अब इस दुनिया में नहीं रहा। वह जोरों से रोने लगती है। इसके बाद सीन पास्ट में चला जाता है, जहाँ गौरी राम को सारी बात बताने लगती है, जो कुछ भी उस टाइम हुआ था। जहाँ हम महादेव को देखते हैं, उसकी हेल्प करने के लिए वीरणा नाम का आदमी उसके पास आया था। वीरणा महादेव के हर काम में उसकी हेल्प किया करता था, मगर फिर भी महादेव ने कभी भी वीरणा को बारिश वाला फॉर्मूला नहीं बताया। फाइनली वो दिन भी आ जाता है जिस दिन महादेव प्लेन उड़ाने वाला था, जहाँ प्लेन गांव की साइड से जाने की बजाय मंदिर के साइड से जा रहा था। जहाँ आदम खान और रघुपति महादेव से कहते हैं कि हमने तुम्हारा फॉर्मूला चेंज कर दिया है, बारिश नहीं बल्कि आसमान से आग बरसेगी। अगर अपने गांव को बचाना चाहते हो तो अपना फॉर्मूला हमें बता दो। मगर महादेव फॉर्मूला बताने से साफ मना कर देता है और वो लोगों से बचकर पहाड़ी वाले मंदिर जाने लगता है। अगर उसके पहुंचने से पहले ही यहाँ पर लोग मारे जा चुके थे, लेकिन महादेव, गौरी और उसका बच्चा बच जाते हैं। महादेव ये सारी कहानी गौरी को बताता है और उसे कुछ पैसे देकर शहर भेज देता है। और वो गौरी से कहता है कि जब तक मैं तुम्हें यहाँ ना बुलाऊं तुम वापस मत आना। गौरी तो यहाँ से चली जाती है। तभी यहाँ रघुपति आता है और महादेव को घायल कर देता है। महादेव राजा के पास आता है और उनके कान में कहता है महल के पूर्व की ओर, इतना कहकर वो दम तोड़ देता है। अब हमें पता चलता है कि महादेव ये कहना चाहता था कि उसने असली फॉर्मूला कुएं के पास छुपाया हुआ है, मगर वो पूरी बात ये बता नहीं पाया। जहाँ राम राजा से अब कहता है कि उस रात मुझे नदी के पास में रात में नाव दिख रही थी, जहाँ रत्ना भी उस निशान के द्वारा यही कहना चाह रही होगी। जहाँ रघुपति सारे केमिकल्स नाव से लेकर आता था। अब राम कहता है कि उस मंदिर में फिर से पूजा पाठ करना शुरू कर दिया जाए। रात में सभी लोग गांव के उस मंदिर के पास पहुंचते हैं। तभी आदम खान और उसके आदमी उस मंदिर के पास पहुंच जाते हैं। नवाब आदम रामकृष्ण को धमकी देने लगता है कि तुम अपने बाप का फॉर्मूला हमारे हवाले कर दो, वरना हम सभी लोगों को मार डालेंगे। अब राम नवाब से कहता है कि वो फॉर्मूला तो देवी माँ के चरणों के नीचे है। ये जानने के बाद नवाब आदम अपने आदमियों के साथ देवी माँ के वहाँ खुदाई करने लगता है, लेकिन वहाँ तो जोसेफ का पागल कर देने वाला फॉर्मूला होता है।
तभी राम मौका देखकर दरवाजा बंद कर देता है। इस फॉर्मूले को सुनते ही आदम, जोसेफ सभी लोग वहीं पागल हो जाते हैं। इसके बाद राम गांव के उन सभी लोगों को एंटीडोट देता है जो गांव के अंदर वाले मंदिर में बंद थे। इसके बाद वो रघुपति, नवाब और इन सबको पुलिस के हवाले कर देता है। इसके कुछ दिनों बाद राम अपनी एक डिटेक्टिव एजेंसी खोल लेता है। वहाँ पटेला भी अपनी जॉब छोड़कर राम के साथ ही काम करने लगता है। तभी रामकृष्ण के पास सेंट्रल गवर्नमेंट से कॉल आता है कि तुमने पाकिस्तान का प्लान फेल कर दिया, इसीलिए पाकिस्तान वाले तुम्हें मार देना चाहते हैं। इस वजह से तुम्हें दिल्ली आना होगा। यह सुनकर राम तुरंत ही दिल्ली की ओर निकलने लगता है। इसी के साथ ये शानदार कहानी यही खत्म होती है। सीरीज कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।